Hello students, in the last lecture we have discussed about monohybrid cross and dihybrid cross. There we came to know that in F1 generation, first filial generation, only one trait is expressed, and in F2 generation then they are assorted independently, all the traits assorted independently, all the parental traits assorted independently along with some new traits, right, new combinations. So now the question arises, how do these traits get expressed? ये traits जो हैं, चाहे ये dominant traits हैं या recessive traits हैं, ये कैसे express होते हैं, ठीक है? So आपने देखा है, हमने पढ़ा कि जो भी character जो parent से offspring में आता है, that transmits through the genes, that transmits through the chromosomes, ठीक है? Genetic material जो हमारे सेल में, हर एक सेल में होता है, वो किस में होता है? क्रोमोसोम में होता है. तो सपोज ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है? तो सपोज दिस इज अ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए का थ्रेड है, इट कंसिस्ट ऑफ मेनी सेगमेंट्स, ठीक है? वो सारे सेगमेंट्स होते हैं, और ईच सेगमेंट जो है इट रिप्रेजेंट्स जीन्स. अब जीन्स क्या होता है? ईच सेगमेंट रिप्रेजेंट्स अ जीन. जीन का क्या होता है? जीन, हर जीन जो होता है एक प्रोटीन, हर जीन क्या होता है? एक प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है? जीन्स क्या करते हैं? जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन्स ही होते हैं विच रेगुलेट्स द traits, which regulates the character of the organism. So proteins क्या होते हैं? They regulates the characters or the traits of the organism, of organism. एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, टॉलनेस कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, प्लांट की हाइट, ठीक है? टॉलनेस को हम लेते हैं, ठीक है? अब क्या होता है, जो प्लांट में ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट का ग्रोथ हार्मोन जो है, इट ट्रिगर्स प्लांट हार्मोन, इट ट्रिगर्स द प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की ग्रोथ को ट्रिगर करता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा, मोर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड, मोर विल बी द हाइट, हाइट ज्यादा होगी, राइट? ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन जो होता है इट ट्रिगर्स द प्लांट ग्रोथ, राइट? तो अगर ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होगा तो क्या होगा? ज्यादा प्लांट की हाइट होगी. अब प्रोटीन से कनेक्शन कैसे है? क्योंकि जो प्लांट हार्मोन को बनाने वाला जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस बाय विच द प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड, दे आर रेगुलेटेड बाय प्रोटीन, ठीक है? जो प्रोसेस है, द प्रोसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स, दे आर रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन्स. द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट हार्मोन, एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय द प्रोटीन. मतलब एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस of synthesizing growth hormones. Growth hormones are regulated by proteins. तो क्या होगा अगर, तो what happens? So if more protein आर प्रोड्यूस्ड, अगर ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस होगा, सो मोर ग्रोथ हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, है ना? और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा? ज्यादा प्लांट की हाइट बढ़ेगी, प्लांट विल बी टॉल. तो हम कह सकते हैं कि इफ द जीन अगर जीन जो है इट वर्क्स एफिशिएंटली, इफ, क्यों?
क्योंकि प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन आर प्रोड्यूस्ड बाय जीन्स, तो इफ जीन वर्क्स एफिशिएंटली, अगर जीन्स जो है एफिशिएंटली वर्क करेगा तो क्या होगा, जीन्स अगर एफिशिएंटली वर्क करेगा तो क्या होगा, मोर प्रोटीन विल बी सिंथेसाइज्ड, मोर प्रोटीन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो क्या होगा, मोर ग्रोथ हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस्ड, और ज्यादा ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड होते हैं तो इट लीड्स टू द टॉलनेस और increase in height of the plant, increase in height of plant. So इसीलिए जो क्वेश्चन है, इसीलिए कि जो जीन्स हैं they are responsible for the expression of character, because each genes they represents, they produce the protein, and it is the proteins which controls the processes, which controls the traits, right? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या हुआ फाइनली कि ये जीन्स हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, जीन्स के थ्रू जो प्रोटीन्स बनता है वो ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर कोई, अब ये तो हो गया टॉलनेस, ड्वार्फनेस, शॉर्ट हाइट कैसे होती है, शॉर्ट हाइट कैसे होती है कि मान लो इफ एनी ऑल्टरेशन इन जीन्स अकर, सपोज इफ एनी ऑल्टरेशन occurs in gene, ठीक है, ठीक है, अगर जीन्स में कोई ऑल्टरेशन हुआ, कोई चेंज आया तो क्या होगा, लेस प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस, लेसर प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड, और लेसर प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, लेसर ग्रोथ हार्मोन्स विल बी प्रोड्यूस, और लेसर ग्रोथ हार्मोन्स, if lesser growth hormones are produced, then what happens, the plant height will remain short, so it leads to the short plant height, ठीक है। तो tallness की जगह अब क्या होगा, it will express the character, dwarf character of the height of the plant, right? So the genes controls the characters of traits, so it is genes which controls the characters, it is genes which controls the characters of traits, ठीक है। तो ये हमारा मेंडेलियन इनहेरिटेंस फिनिश हुआ। नेक्स्ट जो एक सब टॉपिक है इज द सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन एक्चुअली जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है। अगेन आप बोलोगे कि दे आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स, यस दे आर डिटरमाइंड बाय द जीन्स, बट देयर आर फ्यू एग्जांपल्स वेयर द sex determination depends on the environmental cues, and in few examples that the organisms, they can change their sex. So let's see, and there are certain animals and the organisms where the sex are determined genetically. So there are three ways due to which the sex are determined. पहला जो होता है due to environmental cues, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर at which the eggs are kept, temperature at which the eggs are kept, it determines the animals developing inside the egg will be male or the female. तो environmental cues में हम क्या देखेंगे कि कुछ केसेस में क्या होता है, जो टेम्परेचर होते हैं ना, टेम्परेचर at which eggs are kept
will determine temperature at which the eggs are kept will determine whether the animal developing is male or female. ये तो हो गया environmental cues. There are few cases where the organisms are capable of changing their sex. Organisms can change their sex or individuals can change their sex. Example snails में, ठीक है, snails में होता है. But in case of human being, what sex determination in human being? Human beings के case में sex is determined genetically. So here the genetic sex determination is present. Genetically, sex is determined. Sex is determined genetically. ठीक है? In case of human beings, the sex is determined genetically, right? देखते हैं कैसे. अब जो होता है हमारे ह्यूमंस के केस में कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 46. 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं मेल्स और फीमेल्स दोनों में. लेकिन डिफरेंस क्या होता है दोनों में, तो हम देखते हैं. सपोज ये ह्यूमन मेल है जिनमें 46 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 है, यानी कि टोटल कितने पेयर हुए? 23 पेयर. फीमेल, इनमें भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है. तो मेल और फीमेल दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में क्या होता है कि 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सिमिलर बोथ इन केस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स. Only it is the 23rd pair of chromosome which is different both in case of male and female. Females में क्या होता है? All the 23 pairs are the perfect pair, है ना? लेकिन in case of males, the 23rd pair is imperfect, means one chromosome is of larger size and the other chromosome is of shorter size, smaller size. So जो males होते हैं इनमें 22 chromosomes are similar as that of the female, और 23rd क्रोमोसोम होता है वो होता है XY क्रोमोसोम. सो ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं दे आर सिमिलर बोथ इन केस ऑफ फीमेल्स एंड मेल्स, लेकिन 23rd क्रोमोसोम जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो ये जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स. दीज 22 क्रोमोसोम्स दे आर नोन एज ऑटोसोम एंड दिस 23rd क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स और ऑल्सो नोन एज हेटेरोसोम्स. इनको और क्या बोलते हैं? हेटेरोसोम्स बोलते हैं. ठीक है, सेम केस यहाँ भी है. दे आर ऑटोसोम्स एंड 23rd पेयर डबल एक्स इज द हेटेरोसोम्स और द एलोसोम्स और द सेक्स क्रोमोसोम्स, राइट. तो अब आप देखोगे कि जो गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द जर्म सेल्स. ठीक है, और गैमीट्स में क्या होता है? 22 पेयर क्रोमोसोम तो एक जैसे जाएंगे, लेकिन 23rd पेयर का जो क्रोमोसोम हुआ किसी इन केस ऑफ मेल, हम मेल की भी बात करें तो मेल जब गैमीट प्रोड्यूस करेंगे तो ये 22 पेयर, एक गैमीट में क्या हुआ? 22 ऑटोसोम्स आएंगे और एक एक्स क्रोमोसोम चला जाएगा. मतलब वे दो तरह के गैमीट प्रोड्यूस करेंगे. देखेंगे कैसे कैसे दो तरह के गैमीट्स होते हैं. अब हम मान लो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं गैमीट्स. नाउ गैमीट्स, तो इनमें होगा एक गैमीट में 22 क्रोमोसोम गया प्लस एक एक्स क्रोमोसोम चला गया. ठीक है, दूसरे गैमीट में
यहाँ पे ये 22 पेयर है, पर यहाँ पे सिर्फ 22 क्रोमोसोम आया, बचा हुआ 22 क्रोमोसोम गया दूसरे गैमीट में और उसमें चला गया Y क्रोमोसोम। तो आप देख रहे हो कि दो तरह की गैमीट प्रोड्यूस हो रहा है, एक गैमीट में X क्रोमोसोम है और एक गैमीट में Y क्रोमोसोम है। लेकिन फीमेल्स के केस में क्या होता है, दे ऑलवेज प्रोड्यूस अ सिंगल टाइप ऑफ गैमीट दैट इज 22 प्लस X। सिर्फ जितने भी गैमीट प्रोड्यूस करेंगे वो एक ही तरीके के होंगे, जिसमें कि सब में क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो अब हम क्या देखते हैं कि ऑल चिल्ड्रन जितने भी बच्चे होते हैं, ऑल चिल्ड्रन दे इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉय और दे आर गर्ल। मतलब कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों एक X क्रोमोसोम वो क्या करते हैं, कहां से इनहेरिट करते हैं, मदर से। तब इसका मतलब देन which parent is responsible for the determination of the sex of the child? It is father. Father is responsible for the determination of the sex of the child. अगर father का X क्रोमोसोम वाला गैमीट जो है ये फ्यूज करेगा मदर के गैमीट से, तो चाइल्ड विल बी गर्ल चाइल्ड। अगर फादर का Y क्रोमोसोम वाला गैमीट विल फ्यूज विद द मदर गैमीट, देन द चाइल्ड विल बी अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, मेल चाइल्ड। तो हम अब इनको फ्यूज कराते हैं। सो यू कैन मेक अक्रॉस, जब फादर का X क्रोमोसोम वाला गैमीट फ्यूज करता है मदर के X क्रोमोसोम वाले गैमीट से, देन इट विल प्रोड्यूस, तब क्या होगा, 22 कितना हो गया, 44। तो हम यहाँ पे भी इसको आपको थोड़ा समझने में इजी रहे तो मैं यहाँ 44 क्रोमोसोम ही लिख देती हूँ सीधे, 22 पेयर लिखना चाहिए, नहीं लिखा है तो ये 44 क्रोमोसोम हो गया। तो ये जो दो भी गैमेट प्रोड्यूस कर रहे हैं 22 प्लस X, सारे एक जैसे गैमेट होंगे। ठीक है, तो 44 प्लस X बना। अगर ये इससे फ्यूजन हुई तो भी क्या होगा, 44 प्लस X, और ये गैमीट मदर के गैमीट से फ्यूज हो रहा है जिसमें कि Y क्रोमोसोम है, तो 44 प्लस XY एंड दिस विल ऑल्सो प्रोड्यूस 44 प्लस XY। तो इस तरह से आप देखोगे 50-50% पॉसिबिलिटी होती है, 50% बच्चे जो हैं वो मेल बॉय हो सकते हैं और 50% में बी द गर्ल्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ पे समझ में आया कि इट इज द मदर हु इनहेरिट्स X क्रोमोसोम इन ऑल हर चिल्ड्रंस। ठीक है, सो ऑल द चिल्ड्रंस दे इनहेरिट all the children inherit an X chromosome from their mother, regardless whether they are a boy or a male, and sex of the child will be determined by the father. What they are inheriting will be determined by the father. What they are what the children are inheriting from their father. ठीक है, sex of the child will be determined by what they are inheriting from their father। तो आपने देखा होगा कि हमारे समाज में, लेकिन अभी भी साइंटिफिकली प्रूफ होने के बावजूद अभी भी क्या होता है, फीमेल्स को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है कि यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मेल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड, ये मतलब उनको दोष दिया जाता है, जबकि साइंटिफिकली ये प्रूव्ड है, एकदम क्लियर है कि इट इज द फादर
who is responsible for the sex determination of the child. अगर if the child is inheriting X chromosome from the father, then the child will be female. अगर जो है ये दो कंडीशन हो सकती है, if child inherit X chromosome from father, तो it will be female child, ठीक है. और if a child inherit Y chromosome from father, तो it will be a male child. So this is how the sex is determined in the humans. This is totally genetically controlled, genetically determined process. So this is all about the heredity portion of the topic. अब मैं कुछ questions discuss करूँगी, in text questions देखेंगे, उसके बाद we will start the new, the other portion, other part of the topic, that is the evolution. ठीक है? Now let's discuss the in-text question. First question, if a trait A exists in 10% of a population of an asexually reproducing species and a trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? Very simple question, सीधे समझ में आ रहा है. जो trait, जिस trait का ज़्यादा % रहेगा population का, वो जल्दी अराइज होगा. तो द आंसर इज ट्रेट बी. तो पहले का आंसर क्या होगा? ट्रेट बी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीसीज इंश्योर सर्वाइवल? पहले तो आप ये बताओ कि वेरिएशन कैसे कॉज होता है, वेरिएशन कैसे अकर होता है. तो वेरिएशन अकर ड्यू टू एरर इन डीएनए कॉपिंग, है ना. डीएनए कॉपिंग में कुछ एरर होता है तो उसके चलते वेरिएशन होता है. नाउ दीज वेरिएशन, जो उसमें जो यूजफुल वेरिएशन होते हैं ना, दीज यूजफुल वेरिएशंस दे आर सेलेक्टेड बाय द फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस द यूजफुल वेरिएशंस आर selected by the organisms. Now the organisms having the individuals with useful variations, they will reproduce and increase their number in the population. तो इस तरीके से जो कि creations of a variation in a species, it ensures the survival. जो useful variations होते हैं ना, they are selected by the forced natural selection and which is responsible for the survival of the species. So variations कैसे produce होते हैं? Variations are produced due to DNA error in DNA copying. मैंने last lectures में भी इसको बता रखा है, ठीक है. And जो useful variations होते हैं, useful variations जो होंगे, जो harmful variations हैं, they will be left by the organism, but the useful variations, they are selected by forced natural selection. Forced natural selection of the environment. और उसके बाद क्या होगा? Individuals having useful variations. अब क्या होगा कि वो इंडिविजुअल्स जिनमें की यूजफुल वेरिएशंस हैं, इंडिविजुअल्स विद यूजफुल वेरिएशंस रिप्रोड्यूस एंड इंक्रीज देयर नंबर इन आ पॉपुलेशन. और इस तरीके से उनका सर्वाइवल जो है किसी भी पॉपुलेशन में, उनकी उस ऐसे स्पीसीज का सर्वाइवल जिन्होंने कि यूजफुल वेरिएशंस को अडेप्ट किया, इनका सर्वाइवल उस पॉपुलेशन में इंक्रीज हो जाएगा. Another set of in-text questions which are given on the page number 147. So first question of these sets is, how do Mendel's experiments show that traits may be dominant or recessive?
how do Mendel's experiment show that traits may be dominant or recessive? तो मैंने लास्ट लेक्चर में भी, इसके पहले वाले लेक्चर में जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे थे, तो मेंडल ने क्या किया, पहले उन्होंने जो कैरेक्टर लिया वो टॉलनेस का कैरेक्टर लिया। मेंडल ने ही परफॉर्म्ड अ क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट और उसके टॉल प्लांट एंड अ ड्वार्फ प्लांट। ये दोनों जो प्लांट थे, दीज प्लांट्स वर प्योर लाइन, ठीक है, ये प्योर लाइन प्लांट थे। एक को फीमेल प्लांट लिया और एक को मेल प्लांट लिया, तो ये पी जनरेशन के प्लांट थे। इन्होंने अब जो प्योर लाइन प्लांट है होमोजाइगस हैं, तो ये इन्होंने गैमेट जो प्रोड्यूस करी, सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये गैमेट्स जो हुए ये फ्यूज हुए एंड दे फॉर्म अ प्लांट विच आर टॉल। तो ये जो है दे फॉर्म द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल तो थे, ऑल द प्लांट्स वर टॉल, ठीक है, ऑल टॉल प्लांट्स, ठीक है, सारे प्लांट्स टॉल थे। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्फिंग परफॉर्म की। ही परफॉर्म सेल्फिंग बिटवीन द टू प्लांट्स ऑफ द F1 जनरेशन। तो उन्होंने सेल्फिंग परफॉर्म की, तो अब दोनों प्लांट्स में ये जो प्लांट्स थे F1 जनरेशन के, ये प्योर टॉल प्लांट नहीं थे, ठीक है। उनमें क्या था, दोनों प्लांट्स के जो एलिल्स प्रेजेंट थे, दोनों प्लांट्स के जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट थे। तो इन्होंने दो तरीके के एलिल्स प्रोड्यूस की, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जब इनको क्रॉस किया, जब इन्होंने इनकी क्रॉसिंग परफॉर्म करी, तब उन्होंने जो है फिर दो तरीके के प्लांट्स प्राप्त किए, जिसमें से कि आउट ऑफ टोटल प्लांट्स 3 प्लांट, तो मतलब 75% प्लांट जो थे वो टॉल थे और 25% प्लांट जो थे वो ड्वार्फ थे। तो जो रेशियो था, वो रेशियो क्या था, 3:1। 3 प्लांट जो थे वो टॉल थे और 1 प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। तो क्वेश्चन है कि हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ, दो कैरेक्टर है, टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है, लेकिन F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ उसको मेंडल ने क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर। द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, द कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, उसको उन्होंने क्या बोला, डोमिनेंट कैरेक्टर। एंड जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ, वो उसको दूसरे कैरेक्टर को क्या बोला, रेसेसिव कैरेक्टर, ठीक है। सो इस तरीके से मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रेसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो ये जो पहला एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि हमें पता चलता है कि ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और एक्सप्रेसिव और रिसेसिव, इट इज द रिजल्ट ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सेकेंड क्वेश्चन में क्या होगा, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मेंडल ने, इसके लिए हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस देखना पड़ेगा। मैंने डाइहाइब्रिड क्रॉस आपको बताया है, तो वहां पे मेंडल ने क्या किया, ही परफॉर्म्ड डाइहाइब्रिड क्रॉस बाय कंसीडरिंग 2 कैरेक्टर्स एट अ टाइम। 2 कैरेक्टर को एक साथ कंसीडर किया उन्होंने, ठीक है। और ये एक्चुअली ये इस बात समझने के लिए कि traits are inherited independently. Traits can be inherited independently. They can be assorted independently. We need to consider more than one character. एक कैरेक्टर अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमें उसमें समझ में नहीं आएगा। यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू अगर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंसीडर कर रहे हैं।
हम एक से ज़्यादा जब कंसिडर ट्रेट्स को या कैरेक्टर्स को कंसिडर करेंगे, देन ओनली वी कैन गेट टू नो दैट ट्रेट्स कैन बी इनहेरिटेड, ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, ट्रेट्स आर सॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। तो एक क्रॉस मैं आपको दिखाती हूँ, मेंडल ने वो क्रॉस परफॉर्म किया था राउंड येलो एंड राउंड सीड में, ही परफॉर्म्ड ए क्रॉस। ठीक है, मेंडल ने जो एक परफॉर्म किया, राउंड और येलो सीड लिया, मतलब सीड का शेप कंसिडर किया और सीड का कलर किया। तो सीड शेप, दो कैरेक्टर कौन कौन से थे, उन्होंने जो कैरेक्टर कंसिडर किया, एक तो था सीड शेप और दूसरा कैरेक्टर था सीड कलर। ठीक है, अब सीड शेप में डोमिनेंट और रिसेसिव हम दोनों में देखते हैं कि राउंड शेप जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड शेप जो होता है सीड का वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। सीड कलर जो है, येलो कलर जो सीड का होगा वो डोमिनेंट होगा और ग्रीन कलर जो सीड का होगा वो रिसेसिव होगा। ठीक है, तो उन्होंने दो प्योर लाइन प्लांट लिए, एक पूरे डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ लिया। तो एक प्लांट लिया उन्होंने राउंड एंड येलो सीड वाला। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राउंड को कैपिटल R से और येलो को कैपिटल Y से। ठीक है, और एक प्लांट लिया, सपोज इट इज मेल प्लांट, उसको क्रॉस कराया उन्होंने फीमेल प्लांट से जिसमें कि रिंकल्ड सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड प्रेजेंट है। ठीक है, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, इसको उन्होंने कंसिडर किया फीमेल प्लांट। तो ये पी जनरेशन हो गया। अब क्या होगा, हमें पहले गैमीट प्रोड्यूस करेंगे ये दोनों प्लांट। तो गैमीट जो आया, ये होमोजाइगस प्लांट थे तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, इसके बाद इन गैमेट्स में फ्यूजन हुआ। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट हुए वो सारे कैसे थे, राउंड और येलो थे, राउंड एंड येलो थे। सो दिस इज द प्लांट ऑफ F1 जनरेशन। इसके बाद इन्होंने क्या किया, फिर से सेल्फिंग परफॉर्म की राउंड और येलो में। ठीक है, ये परफॉर्म सेल्फिंग बिटवीन द टू प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। तो अब हमें क्या होता है, इन्होंने क्या किया, कई तरह की गैमेट्स प्रोड्यूस किए। अब हम प्यूनेट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक जो है प्यूनेट स्क्वायर चार्ट बना रही हूँ, मैंने बनाया है, और हम उसके थ्रू इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो जो चार तरीके के गैमेट थे वो ये थे। विक्रम जी स्टॉप करिए। तो सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। इसमें हम जो है, अब यहाँ ये क्वेश्चन है कि कैसे पता चलेगा कि ट्रेट्स जो है दे आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू डिस्कस वन देन मोर ट्रेट। तो वी विल डिस्कस द डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मेंडल ने दो कैरेक्टर लिए, सीड शेप और सीड कलर लिया। राउंड और रिंकल्ड शेप होता है सीड का और येलो और ग्रीन कलर होता है, जिसमें कि राउंड जो है डोमिनेंट है, रिंकल्ड शेप रिसेसिव है। ऐसे येलो कलर डोमिनेंट है और ग्रीन कलर रिसेसिव है। उन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया दो प्योर लाइन प्लांट में, एक राउंड और येलो प्लांट लिया, सीड वाला प्लांट लिया, और एक रिंकल्ड और ग्रीन सीड वाला प्लांट लिया। तो F1 generation में he got all the plants which had round and yellow seeds. After that he performed self crossing. सेल्फिंग करी तो उन्होंने देखा, मैंने पीरियड स्क्वायर चार्ट पिछले लेक्चर में बना रखा है, आप वहां से देखिएगा। यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी क्या हो रहा है, कंक्लूजन दे रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्हें F2 जनरेशन में चार तरीके के प्लांट्स मिले। ठीक है,
4 तरीके के, 2 प्लांट्स तो थे, ये जो है राउंड येलो वाला और रिंकल ग्रीन वाला, ये जो थे पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहे थे, बट 2 टाइप्स ऑफ द प्लांट्स दे वर विद द न्यू कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये न्यू कॉम्बिनेशन वाले प्लांट थे। 2 प्लांट्स वर विद द न्यू कॉम्बिनेशन, राइट। तो क्या था वो कॉम्बिनेशन? सीड तो राउंड था लेकिन सीड का कलर ग्रीन था, और दूसरा कॉम्बिनेशन था सीड रिंकल थे शेप और उसका कलर येलो था। तो इसको देखने के बाद, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, मिल्टन कंक्लूडेड दैट दो द 2 पेयर्स ऑफ द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइंड इन F1, है ना, लेकिन yet they get separated and behave independently in the subsequent generation. तो इसके बाद मेंडल का कंक्लूजन क्या हुआ कि what was the conclusion of the Mendel after this? कि the 2 pairs of the characters they combine in F1 generation, but in the subsequent on the basis of this observation, Mendel concluded that though the 2 pairs of the characteristics they combine in F1 generation, they get separated and behave independently in the subsequent generation. So this is also known as the Mendel's law of इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई भी कैरेक्टर किसी भी कैरेक्टर के साथ कंबाइन हो सकता है। ह्यूमन के केस में आप देखो कि मान लो स्किन कलर फेयर है, आई कलर ब्लैक है मदर की, फादर का स्किन कलर डार्क है और आई कलर ब्लू है, तो ये नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग जो चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, चाइल्ड प्रोड्यूस हो गए, चिल्ड्रन प्रोड्यूस होंगे, उनमें या तो फादर का ही कैरेक्टर आएगा या मदर का। The child may be of dark color, but skin complexion उसका father को हो सकता है, but the eye color it can inherit the eye color of its mother, ठीक है। इसी तरीके से और ये तो 2 कैरेक्टर हमने लिए ना, और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो हैं, तो कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकता है, राइट। दिस इज known as law of independent assortment or the second law of inheritance. Third question is, a man with blood group A marries a woman with blood group O and their daughter has blood group O. Is this information enough to tell you which of the traits blood group A or O is dominant? Why or why not? अब यहाँ पे हम देखते हैं ब्लड ग्रुप, हमें पता, आपको पता है कितने तरीके का होता है? 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। मल्टीपल एलिलिज्म हमने पढ़ा है कि जो ब्लड ग्रुप के जो जीन्स होते हैं ना, इन पे मल्टीपल एलिल्स प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल मैं उसको डिटेल में अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे 2 ब्लड ग्रुप है। फादर का ब्लड ग्रुप क्या दिखा रहा है? ए, ठीक है, और मदर का ब्लड ग्रुप है O. इट इज द ब्लड ग्रुप ऑफ मदर। अब बच्चों मैंने बताया है था 2 टर्म्स हमने यूज किया था, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, राइट। होमोजाइगस क्या होता है? अच्छा, ब्लड ग्रुप के एलील्स क्या होते हैं? ए ब्लड ग्रुप है अगर, तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी होती है, 2 तरीके के एलील्स की पॉसिबिलिटी होती है। इसके जीन्स को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इट मे बी आई ए, या इट मे बी आई ओ मीन्स 0। तो यानी कि या तो दोनों ए एलिल्स प्रेजेंट रहेंगे या सिर्फ एक एलिल प्रेजेंट रहेगा, दूसरा एलिल एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ओ के केस में क्या होता है? ओ ब्लड ग्रुप वाले के पास सिर्फ एक ही तरीके का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, आईओ। तो
अब हम दोनों मदर को क्रॉस कराते हैं फादर इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ भी, और मदर को क्रॉस कराएंगे इस पॉसिबल कॉम्बिनेशन के साथ भी। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बताया कि फादर जो है वो होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे दोनों एलील्स सेम है, तो ये शो कर रहा है होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, और यहाँ पे दोनों एलील डिफरेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन शो कर रहा है। तो अब हम एक यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं, ये पीरियड स्क्वायर में छोटा सा बना रही हूँ जिसमें आप देखोगे। ठीक है, फादर के एलील्स यहाँ लिखेंगे और इधर मदर के। तो फादर का क्या है आई ए, मदर का है आई ओ, यहाँ पे आई ए, एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले रहे हैं और एक हम यहाँ ले रहे हैं, दो केस। ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। मदर का सब जगह एक ही है। तो अब क्या होगा, अब हम देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। इसमें हो गया आई ओ, ठीक है, और इसमें भी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं सब में कि कोई भी प्योर लाइन नहीं है ओ ग्रुप ब्लड ग्रुप के लिए, सब में ए एलील प्रेजेंट है। यानी कि इसमें जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होंगे उन सब के पास क्या होगा, ऑल विथ ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबका ए ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन इसमें जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें ए एन, उनका क्या होगा, इसमें ए ब्लड ग्रुप होगा, इसका ओ ब्लड ग्रुप होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, ओ ब्लड ग्रुप होगा, तो ए एन ओ ब्लड ग्रुप। तो इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ए जो है ओ के ऊपर डोमिनेंट है या नहीं है। ठीक है, सो दिस इंफॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट। हमें एक इंफॉर्मेशन चाहिए था कि फादर जो है होमोजाइगस है या फिर हेट्रोजाइगस है, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन is how is the sex of the child determined in human beings। मैंने इसी वीडियो में इसके जस्ट पहले जब क्वेश्चन शुरू किया था उसके पहले सेक्स डिटर्मिनेशन देखा है, इन ह्यूमन बीइंग में डिस्कस किया है, तो आप वहां पे जाकर के इसका आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट, आई विल स्टार्ट विद द सब टॉपिक इवोल्यूशन। लेकिन एक छोटी सी चीज हम और देखेंगे कि इनहेरिटेड ट्रेट्स, ये जो ट्रेट्स हैं जैसे ब्लड ग्रुप है ये भी एक ट्रेट होता है। तो व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेट्स? इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं? फीचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज बीन पास्ड on it to its genes, ठीक है, that is known as the inherited traits. A feature of characteristics that has been passed to an organism, a feature of character to an organism in its gene, ठीक है, दिस इज नोन एज इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे एक एग्जांपल लो, ईयर लोब्स। आपके क्लास में आपने देखा होगा कुछ बच्चों के जो ईयर लोब्स होते हैं वो अटैच्ड होते हैं और कुछ के जो होते हैं फ्री होते हैं। तो इन ईयर लोब्स क्या होते हैं? दे आर इनहेरिटेड ट्रेट्स। ईयर लोब्स दो तरीके के हो सकते हैं, अटैच्ड ईयर लोब एंड फ्री ईयर लोब्स।
उसके अलावा और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे आई कलर होता है, ये मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है. Shape of the hair, either curly or the straight hair, dimples and cleft chins. So these are the inherited traits. Thank you.